हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो हम पढ़ चुके थे सेट नंबर 8। आज देखेंगे इस वीडियो में सेट नंबर 9। सेट नंबर 9 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम इसे भी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे 1 से 2 बार रिवाइज करके जाइएगा। तो अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है तो देखिएगा, सेट नंबर 9 के बारे में हम देखते हैं। लेकिन सेट नंबर 9 से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देते हैं। बस आप उसे ध्यान से याद रखिएगा, देखिएगा और सुनिएगा। जिसमें से देखिएगा, पहला हम पूछेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला हम पूछेंगे लेबनान की राजधानी कहाँ है। लेबनान की राजधानी कहाँ है तो आप याद रखिएगा, बोलिएगा बेरूत है। कहाँ है तो बेरूत है। हम क्वेश्चन सिर्फ बोलेंगे और आंसर लिखते हम चलेंगे, बस आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर दूसरा प्रश्न हम पूछेंगे कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। म्यांमार की राजधानी कहाँ तो नेपैताब है। कहाँ तो नेपैताब है। वियतनाम की राजधानी कहाँ तो हनोई होता है। वियतनाम की राजधानी कहाँ तो हनोई होता है। इसके अलावा है क्यूबा की राजधानी कहाँ है तो हवाना है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है तो हवाना है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटा है। श्री जयवर्धने कोटा है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। देखिएगा, अगर हम पूछेंगे, देखिएगा, अगर हम पूछेंगे सौर सेल, क्या बोले हम, सौर सेल किसमें रूपांतरण होता है तो प्रकाश ऊर्जा को, क्या बोले हम, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। सौर सेल किसको तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। जबकि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। इसके अलावा हम विद्युत मोटर, क्या बोले, विद्युत मोटर बोलेंगे। विद्युत मोटर किसको रूपांतरित करते हैं तो आप याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को, क्या बोले हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला बोलेंगे माइक्रोफोन, क्या बोले, माइक्रोफोन किसको परिवर्तित करते हैं तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन तो माइक्रोफोन परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा बताइएगा लाउड स्पीकर, क्या बोले हम, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को, क्या बोले हैं, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन तो लाउड स्पीकर। आगे हैं सितार, क्या बोले हैं, सितार जो है, क्या बोले हैं, सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसके अलावा है विद्युत सेल, क्या बोले हैं, विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम बताते हैं। देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा जो हम बता रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा एग्जाम भी। देखिएगा, अगर हम पूछेंगे डुरंड रेखा, क्या बोले हैं, डुरंड रेखा किन दो देश से संबंधित हैं तो डुरंड रेखा बोलिएगा भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान कौन सी रेखा तो डुरंड रेखा। अगर हम पूछेंगे रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देश के बीच है तो भारत प्लस पाकिस्तान। भारत प्लस पाकिस्तान कब निर्धारण हुआ तो 1947 में इसका निर्धारण हुआ है। मैकमोहन रेखा कौन दो देश के बीच है तो मैकमोहन रेखा जो है भारत प्लस चीन के बीच है। भारत प्लस चीन के बीच है। लेकिन पूछेंगे इसका निर्धारण कब हुआ है तो आप बोलिएगा 1914 में इसका निर्धारण हुआ है। आगे बोलेंगे 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा किन दो देश के बीच है तो यूएस और कनाडा, यूएस और कनाडा के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर हम बोलेंगे हिडनबर्ग, क्या तो हिडनबर्ग किन दो देश के बीच है तो पोलैंड और जर्मनी के बीच, पोलैंड और क्या बोले हैं जर्मनी के बीच है हिडनबर्ग। आगे हम बोलेंगे मैगीनोट रेखा, मैगीनोट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है, जर्मनी और
फ्रांस के बीच है क्या तो ओडरनिस्के रेखा जो है तब पोलैंड और जर्मनी के बीच है, पोलैंड और जर्मनी के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर आप दो रेखा का नाम बताएं कि कौन दो देश के बीच है, एक है 17वीं समांतर रेखा 37वीं समांतर रेखा और दूसरी है 38वीं समांतर रेखा, कौन दो देश के बीच है, आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। देखिएगा, मौलिक अधिकार, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग कितना में है तो 3 में, आप जानते होंगे। लेकिन हम यहाँ पर पूछेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है, मौलिक अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद कितना से, तो 12 से 35 के बीच है, 12 से 35 के बीच है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। लेकिन हम यहीं पर पूछेंगे, देखिएगा, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। लेकिन पूछेंगे 5 मौलिक अधिकार कौन कौन है, 5 मौलिक अधिकार कौन कौन है, तो एक है समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 होता है, अनुच्छेद 14 से 18 होता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 होता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 है। आगे है चौथा, अगर बोलेंगे चौथा तो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से कितना है तो 28 है, 25 से कितना है तो 28 है। आगे बोलेंगे, देखिएगा, सांस्कृतिक, क्या बोले हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार हैं, तो याद रखिएगा 29 से 30 है, 29 से 30 है। लेकिन बोलेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम जो भी आपको बता रहे हैं एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आगे देखिएगा, एक मिनट, क्या देखिएगा, लेकिन यहाँ पर पूछेंगे कि गर्दन में कितने केशुरक पाए जाते हैं, तो गर्दन में 7 केशुरक पाए जाते हैं, कितने तो 7 केशुरक पाए जाते हैं। जबकि क्या तो वृक्ष में कितने तो 12, कटी में कितने तो 5 पाए जाते हैं। त्रिक में कितने तो 5 पाए जाते हैं। पुच्छ में कितने तो 4 पाए जाते हैं, जबकि मनुष्य में कितने केशुरक दंड होते हैं तो 33 होते हैं। मनुष्य में कितने केशुरक दंड होते हैं तो 33 होते हैं। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पूछेंगे गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ तो 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ तो 1913 में। किसने किया था, लाला हरदयाल। लेकिन पूछेंगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ तो 1923 में हुआ था, 1923 में हुआ। किसने किया तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहीं पर पूछेंगे नौजवान सभा की स्थापना क्या बोले हैं, नौजवान सभा की स्थापना कब हुआ है, तो आप याद रखिएगा 1926 में हुआ, 1926 में। भगत सिंह और छबील दास श्यामल हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, नौजवान भारत के संस्थापक जो हैं भगत सिंह, छबील दास यशपाल हैं, तो यशपाल हैं। इसके अलावा हम फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना कब तो 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था 1925 में हुआ था, 1925 में। किसने की तो एम.एन. राय किया था। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा, हम जो भी आपको बताते हैं बस आप उसे ध्यान से सुनिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा। देखिएगा, आगे हम राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा। भारत में राज्यों का राज्यपाल हो सकता है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 153 में। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख 154 में, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख 154 में है। क्षमा अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमा या दंडादेश को निलंबन कर सकता है। अनुच्छेद 163 में है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना।
अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करना। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 200 में है विधेयक पर अनुमति देना रोकना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। आगे अनुच्छेद 233 है राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पूछेंगे। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत, 233 के तहत। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। देखिएगा, बस आप इसे ध्यान से समझते चलिएगा। देखिएगा, अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है चित्रकला के से संबंधित है। देखिएगा, यही पूछेंगे उत्तर प्रदेश में कौन सी चित्रकला है? तो चिकनकारी एवं चौकपूर्णा है। उत्तर यूपी में कौन सा चित्रकला है? तो चिकनकारी, क्या है? चिकनकारी और चौकपूर्णा है। राजस्थान में मांडला, क्या? तो मांडना और लघु है। मध्य प्रदेश में बाघ और गोंडा है। झारखंड में कहते जादो पटिया है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी है। बिहार में मंजूषा, पटना कलम और क्या? तो मधुबनी है। बिहार में पूछेंगे कौन कौन सी चित्रकला है? तो मंजूषा है, पटना कलम है और मधुबनी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। देखिएगा, अगर यहाँ पर पूछेंगे, सुनिएगा बस, सिर्फ संघ और राज्यों के लिए सेवा आयोग कर सकते हैं। कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 है। अनुच्छेद 315 आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अखिल भारतीय के बारे में। देखिएगा, पहले हम देखेंगे अखिल भारतीय सेवा का गठन। अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में। अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 312 में। प्रशासनिक अधिकरण का गठन, प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 323 के क में है। 323 के क में है। भारत के निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम बताते हैं। देखिएगा, जिसमें से आप साथ साथ बोलिए चलिएगा। विश्व सारनाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सारनाथी दिवस, क्या बोले हैं? विश्व सारनाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व सारनाथी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। कब? तो 20 जून को मनाया जाता है। लेकिन यहीं पर पूछेंगे तो आरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर को है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस का किस जून को? तो 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछेगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछेगा तो याद रखिएगा 21 जून को होगा। कितना? तो 21 जून को होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को होगा। कब? तो 29 अगस्त को होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है? तो देखिएगा, शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्या है? तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। इसके अलावा है पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। आगे क्या है? तो देखिएगा, विश्व स्वच्छता दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वच्छता दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो भी हम दिवस बोल रहे हैं एग्जाम व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आगे क्या तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हम? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। किसान दिवस 23 सितंबर को। किसान दिवस कब मनाया? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। सॉरी, 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे हैं, इसका जवाब कमेंट में बताइएगा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं कि क्या है, देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। क्या है तो प्रथम, क्या बोले हम? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था 1767 से 1769 हुआ था। किस संधि के तहत इसकी समाप्ति हुई है? तो मद्रास के संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध की समाप्ति हुआ है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 चला था। 1780 से 1784 मंगलौर के संधि के तहत समाप्ति। तृतीया मैसूर युद्ध, क्या बोले हम? तृतीया आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्ति। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्ति। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के तहत इसकी समाप्ति हुआ था। तब पूछेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुआ था? 1799 में। 1799 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा, कुछ देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिएगा, एक मिनट, जिसमें से देखिएगा क्या तो मेदराम जात्रा महोत्सव। मेदराम, क्या बोले हम? मेदराम जात्रा महोत्सव कब मनाया, किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। चीर बौलसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। चीर बौलसम महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। आगे हैं मारू, क्या तो मारू महोत्सव या गन्नौर पर्व राजस्थान में मनाया जाता है। मारू महोत्सव या गन्नौर पर्व कहाँ? तो राजस्थान में मनाया जाता है। लोसांग या नामसुंग सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग या नामसुक सिक्किम में मनाया जाता है। तोरंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे है लोसर महोत्सव लद्दाख में। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। क्या तो अंबुबाची असम में मनाया जाता है। अंबुबाची किस राज्य से संबंधित है? तो असम में मनाया जाता है। आगे हैं चापचरकूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। चापचरकूट कहाँ मनाए जाते हैं? तो मिजोरम में मनाए जाते हैं। आइए इसे दोबारा सुन लीजिएगा, यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा। देखिएगा, क्या है तो पहला पूछेंगे मेदराम जात्रा महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बस आप इसे ध्यान से बस सुनते रहिएगा। आगे क्या तो चेरी बॉल्सम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मेघालय में मनाया गया है। तीसरा है क्या तो मरु महोत्सव या गणगौर मरु महोत्सव या गणगौर महोत्सव कहाँ? तो राजस्थान में मनाया गया है। आगे हैं लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया है। लोसांग महोत्सव कहाँ? तो सिक्किम में मनाया गया है। आगे देखिएगा तोरांग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। क्या बोले हैं? तोरांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। आगे हैं लोसार महोत्सव लद्दाख में। लोसार महोत्सव कहाँ? तो लद्दाख में मनाया गया है। अंबुबाची असम में मनाया गया। अंबुबाची कहाँ? तो असम में। अंबुबाची असम में, ये बहुत ही फेमस है, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, असम में मनाया गया है। आगे देखिएगा क्या है तो देखिएगा, बस जो भी हम बोल रहे हैं बस आप इसे ध्यान से समझिएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो होगा सेट नंबर 9। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न है क्या? तो देखिएगा, जिसमें से निम्नलिखित युग्मों में, देखिए एक मिनट देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको
देख सके आसानी से। देखिए क्या बोले हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाने में प्रयोग होता है, तो जिंक कार्बन होता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सम्मिलित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का, ये जो होगा पर्याप्त ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, और संचालित होती हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ता है, क्यों दौड़ता है। तो अब याद रखिएगा, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है किसके लिए। तो देखिएगा एक मिनट, साबुन के निर्माण के लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 5 क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो ग्लावनीडी नहीं पाया जाता है, ग्लावनीडी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिएगा कैल्शियम सल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए होगा, कैल्शियम सल्फेट का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर को कैसे अलग करता है, तो होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर होगा बी, ये क्या, तो एंथोसायनिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संबंधित करता है, तो देखिएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर होगा 10 से देखिएगा, इनमें से कौन सा कोशिकांग शोषण क्रिया से संबंधित है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का अनुपात कितना होगा, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:600 होगा। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो और मिलान करें। देखिएगा 12 जो होगा, देखिएगा 12 का क्या होगा, तो देखिएगा एक मिनट, सी होगा क्या, तो सी। तो देखिएगा सी, अर्थात 1 का 1 है, 2 का बी है, 3 का सी है, 4 का डी है। करेक्ट तो है, कहने का मतलब है ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, क्या, तो लैपिडियोलॉजी जो है तितलियों का अध्ययन करता है, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन करता है, दोबारा सुनिएगा, ऑर्निथोलॉजी पत्तियों का, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का, लेपियोडोलॉजी तितलियों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिडस कहाँ पाए जाते हैं, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिडस कहाँ पाया जाता है, तो होगा कोशिका झिल्ली में। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है, कौन सा हार्मोन है जो जानवरों में नहीं पाया जाता है,
तो ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन जो है जानवरों में नहीं पाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो याद रखिएगा पेंटोस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का देखिएगा थेरी गाथा जो है नहीं है। बाकी याचरांग सूत्र हैं, बृहद कल्प सूत्र हैं, सूत्र कीर्तांत हैं, लेकिन थेरी गाथा नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता स्थापना की थी? कौन सी दक्षिण में सबसे पहले अपनी सत्ता स्थापित की? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का होगा ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन है। कौन है? तो सातवाहन है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किस ग्रंथ में पति द्वारा परिव्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में। कहाँ? तो अर्थशास्त्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का डी होगा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा, दीवान ए माखफी शीर्ष से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो याद रखिएगा जेबू तीसा द्वारा। निम्नलिखित स्मारकों में क्या बोले हम? निम्नलिखित स्मारकों में को उनमें से संबंधित शासकों से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों का सही चयन करें। तो जिसमें से सबसे पहला है क्या? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो बी का होगा सी। बी का क्या होगा? सी। तो देखिएगा दोहरा गुंबद सिकंदर लोधी ने बनाया है। दोहरा गुंबद किसने? तो सिकंदर लोधी ने बनाया है। क्या? तो अष्टभुजी का मकबरा शेरशाह ने बनाया है। अष्टभुजी का मकबरा शेरशाह ने बनवाया है। आगे क्या? तो देखिएगा बलबन जो है सत्य मेहराबी का मकबरा बनवाया है। आगे है मोहम्मद आदिल शाह जो है गोल गुंबद बनवाया है। मोहम्मद आदिल शाह जो है गोल गुंबद बनवाया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दोबारा सुनिएगा, दोहरा गुंबद किसने? मतलब सिकंदर लोधी ने बनवाया था। अष्टभुजी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्या? तो सत्य मेहराबी तो बलबन ने बनवाया था। गोल गुंबद किसने बनवाया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। आगे देखिए तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया है? तो होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, सरकी वंश के किस राज ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान की थी? तो इब्राहिम शाह तुर्की या इब्राहिम शाह सरकी था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्या? तो मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नींद पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? मुगल काल में किस एक पदाधिकारी को कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करनी थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर ए बहर को। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? तो याद रखिएगा मध्य प्रांत से। कहाँ? तो मध्य प्रांत से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया और कब? महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया और कब किया? तो आप याद रखिएगा 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर में। देखिएगा 1906 में
दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 26। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र की युग्म को पहचाने। तो देखिएगा कि इसमें कौन होगा। तो 1 मिनट देखिएगा 26 का क्या होगा। 26 का देखिएगा, नहीं इस तरह नहीं, तो 26 का होगा डी। 26 का क्या होगा तो डी होगा। देखिएगा संध्या समाचार पत्र का से जुड़ी हैं सचिंद्र नाथ सन्याल जुड़े थे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 अब है। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए है? किसने कहा था भारत जो है भारतीयों के लिए है? याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नामक साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलियन बाल्डीवन के काल में। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर प्रशासन किया जाना था। तो याद रखिए ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 30 है। निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो याद रखिएगा कौन थे? ऑप्शन नंबर ए क्या तो हृदयनाथ कुंजरू फजल अली के एम पानीकर थे। के एम पानीकर नहीं थे, तो तेज बहादुर सरपू थे। तो क्या बोले हैं देखिएगा। 1 मिनट थोड़ा सा लगता है गलत। क्या बोले देखिए निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो देखिएगा कौन कौन थे। हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली थे, के एम पानीकर थे, तेज बहादुर सरपू नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिएगा झूम दक्षिण पूर्वी एशिया में सही है। क्या तो मिपला मैक्सिको में सही है। लद्दाख श्रीलंका में नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 होगा। दोबारा झूमिंग दक्षिण पूर्वी एशिया में, मिल्पा मैक्सिको में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुरंकुम्मी है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो याद रखिएगा पुडुचेरी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी कौन है? तो पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर 33 का क्या होगा? तो बी होगा। आगे क्या है? तो 34 देखिएगा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दादर नगर हवेली। ऑप्शन नंबर बी है। देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, सही है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित रूप से हुआ, ये भी सही है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, ये भी सही है। इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक सेवानिवृत्त होते हैं, ये गलत है। 4 की डी गलत है, 1/3 नहीं होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 4 का क्या होगा? ये गलत है, बाकी 3 सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों का भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक
निकारण का अधिकार, संवैधानिक निकारण का अधिकार है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो उप निरीक्षक पुलिस जो है कार्यपालिका का एक अंग है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां को केंद्र सरकार को निहित करने हेतु उद्देशित होता है तो याद रखिएगा भारत अर्धसंघीय है। भारत क्या तो अर्ध संघीय है। क्वेश्चन नंबर 38 का क्या होगा? तो सी होगा। आगे क्या तो देखिएगा, जब कोई व्यक्ति राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब वह उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो याद रखिएगा संसद पारित करता है, संसद। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन करता है? भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन करता है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल करते हैं। कौन? तो उपराज्यपाल करते हैं। देखिएगा बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादिका थे? बिंबा देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादिका थे? तो याद रखिएगा मणिपुरी। कहाँ? तो मणिपुरी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी मेला को विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी का है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है? तिब्बती नववर्ष के रूप में जाना जाता है तो लोसार को, किसे? तो लोसर को जाना जाता है। और क्या क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी नहीं है? कौन सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी नहीं है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना 45 का जो होगा 45 का होगा बी, खाद्य वस्तुएं। कौन? तो खाद्य वस्तुएं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे हैं, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता और सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया था। तो याद रखिएगा 47 का डी होगा, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करें। उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित किया जाता है? देखिएगा दोबारा, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तरीय अस्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर अस्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? तो 49 को होगा बी, गारो हिल्स। का तो गारो हिल्स है। देखिएगा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र तो याद रखिएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर तंत्र है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो हम सेट नंबर 9 भी पढ़ चुके हैं। हम अगले वीडियो में लाएंगे सेट नंबर 10। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि हम इस वीडियो में जितने भी प्रश्न एवं मुख्य तथ्य बताए हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।